आप सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था का माध्यमिक पाठ्यक्रम हिंदी का पहला पुस्तक का अध्याय 3 गिल्लू रेखाचित्र पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गिल्लू। पिछले पाठों में आप एक कहानी और कुछ दोहे पढ़ चुके हैं। आइए अब एक नई साहित्य विद्या रेखाचित्र पढ़ते हैं। हम लोग पिछले पाठों में एक कहानी और कुछ दोहे पढ़ चुके हैं और हम लोग इस पाठ में एक नई साहित्य विद्या पढ़ने वाले हैं जिसे रेखाचित्र कहते हैं। आप जानते हैं कि मनुष्य और दूसरे जीवों का संबंध कितना महत्वपूर्ण है। कई बार पशु पक्षी या अन्य प्राणी अपने प्रेम भरे व्यवहार, अपनेपन और समझदारी से हमें प्रभावित कर देते हैं। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें तो वो भी हमें अपना मानने लगते हैं, हमारे सुख दुख के साथी बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि पशु पक्षी या कोई अन्य जीव किसी व्यक्ति से बहुत घुल मिल जाता है और व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। उसके न रहने पर उसे याद करके व्यक्ति बहुत दुखी होता है। हम लोग जानते हैं कि जो मनुष्य है और दूसरे जीव का जो संबंध है वो कितना महत्वपूर्ण है। कई बार जो है पशु पक्षी और या फिर दूसरे प्राणी भी है अपने प्रेम भरे व्यवहार से और अपनेपन से और समझदारी से हम लोग को प्रभावित कर देता है। और उनके साथ अच्छा व्यवहार करे तो भी तो वो भी हम लोग के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और हम लोग को अपना मानने लगते हैं। हमारे सुख दुख के साथी बन जाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जो पशु पक्षी या कोई अन्य जीव होते हैं वो व्यक्ति से बहुत घुल जाता है। वो व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है। उसके न रहने पे उसकी बहुत याद आती है और हम लोग बहुत दुखी होते हैं। और यह रेखाचित्र एक छोटी सी प्राणी गिलहरी की याद में लिखा गया है। ये जो रेखाचित्र एक छोटी सी प्राणी गिलहरी की याद में लिखा गया है। मूल पाठ। इस पाठ में आप गिल्लू नामक गिलहरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपकी सहायता के लिए कठिन शब्द का अर्थ मूल पाठ के साथ दिया जा रहा है। आइए इस पाठ को एक बार पढ़ लेते हैं। इस पाठ में हम लोग गिल्लू नामक गिलहरी का नाम पढ़ने वाले हैं और कठिन शब्द के अर्थ यहाँ पे दिए गए हैं। और चलिए अब हम लोग इस कहानी को एक बार पढ़ लेते हैं। गिल्लू। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की संगन हरित सीमा में छिपकर बैठा था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूद कर मुझे चका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी पर आज उस लघु प्राण की खोज है। सोनजोही में जो है आज एक पीला कली लगा है। इसे देखकर मुझे अनायास ही उस छोटे से जीव का स्मरण होया। स्मरण मतलब याद आ गया जो इस लता के संघन हरितिमा में छिपकर बैठा था। हरितिमा मतलब हरियाली। और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पे कूद कर मुझे चौंका भी देता था। ये गिल्लू चौंका देता था। किसको? जो इस कहानी के लेखक है उनको। तब मुझे कली की खोज रहती थी और आज मुझे उस लघु प्राण की खोज है। मतलब उस समय मुझे कली की खोज रहती थी और आज मुझे इस लघु प्राण की खोज है। परंतु वो परंतु वह तो अब तक इस संजोही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने को ऊपर आ गया हो। लेकिन वो तो अब तक वो संजोही की जड़ में मिट्टी हो गया होगा मिलकर। लेकिन वो अब कौन जानता है कली के बहाने वो मुझे चौंकाने आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैं देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचे से छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। अब बता रही हैं जो लेखक हैं कि जहाँ जो है वो देखा कि कमरे एक दिन सवेरे में कि कमरे के जो बरामदे में देखती है कि दो कौवा जो है गमले के पास चारों ओर चोंच मार मार कर कुछ छुआ छुआ जैसा कुछ खेल खेल रहे थे। यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है। एक साथ समादरित अनादरित अति सम्मानित अति अवमानित जो काक भुसुंडी भी है वो एक विचित्र प्राणी है। वो एक साथ सम्मान के प्रति भी होते हैं और कभी कभी वो अनादर के भी प्रति हो जाते हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा ही सम्मानित का प्रति भी हो जाते हैं वो लोग। कौन लोग? कौवा। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के,
उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दुष्ट परिजनों को भी अपने आने का मूड संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अब मानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। अब जो है हमारे विचार जो प्रयुक्त है वो या गरुड़ के भी रूप में नहीं आ सकते हैं, ना ही मयूर के रूप में और ना ही हंस के। वो पितृपक्ष में भी हमसे कुछ पाने के लिए कौवा ही बनकर आते हैं। और इतना ही नहीं, दूसरे जगहों से जो दूर से आते हैं लोग हमारे चाहने वाले, वो भी उनका संदेश भी लाता है कौवा अपने ही इस कर्कश स्वर में। और कौवा जो है काव काव करता है, जिससे हम लोग अपमानित समझते हैं, उसको तिरस्कार कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरे काक पुरन के बीजने में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीप पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। अब जो है वो बोल रही हैं, जो लेखिका हैं इस कहानी की, बोलती कि अब तो जब मैं कौवा के बारे में जो कथा कर रही थी, उससे मेरा अचानक ही बाधा पड़ा था उसमें, क्योंकि वो देखती है कि जो गमला है और दीवार की जो संधि है, उसमें एक छोटा सा जिप है जो वहां पे गिरा हुआ, तो उसमें मेरा दृष्टि चला जाता है, रुक जाता है वहां पे दृष्टि जाकर। निकल जाकर देखती है कि गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो घोंसले से शायद गिर गया हो। अब जो कौवा है उसमें अपना सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राणी के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्टा सा गमले से चिपक पड़ा था। अब जो है कौवे की चोंच से कि दो जो चोंच मार दिया वो उसके लिए बहुत था। छोटा सा गिलहरी था तो उसके लिए तो इतना काफी ही होगा, बहुत ज्यादा चोट लग गया होगा जब कौवा उस पर चोंच मारा तो। अब बेचारा वो जो गिलहरी था वो गमला के बीचों बीच एकदम चिपका पड़ा था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जावे। अब सब लोग कहते हैं कि जो कौवा का जो चोंच लगने के बाद न उसके घाव जो होता है उससे ये गिलहरी नहीं बच पाएगा, इसलिए इसे ऐसे ही छोड़ना चाहिए। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रख पोंछ कर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगो जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खोल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। अब जो बोल रही है कि मेरा मन नहीं माना, किसका मन नहीं माना? जो इस कहानी की लेखिका है, वो बोल रही है कि मैंने उसे आराम से उठाया और कमरे में ले आई, फिर उससे रुई से उसकी जो रक्त जहाँ पे खून निकले थे वहां पे उसको पोंछ दिया, और पोंछने के बाद घावों पे पेंसिलिन का मरहम लगा दी, और रुई की पतली बत्ती से दूध भिगोकर उसके मुंह में डाल दी, जैसे जैसे उसके छोटे से मुंह में डाली, पर मुंह ना खुल सका और जो दूध की बूंदी थी दोनों ओर गिर गए, ढुलक गए। 1 घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी अंगुली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोती जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। अब कई घंटे के उपचार के बाद उसका जो मुंह में एक बूंद पानी गिरा गया, और वो तीसरे दिन यानी 3 दिन बाद वो इतना अच्छा हो गया और इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि वो अपने नन्हे पंजों से इनकी अंगुलियों को पकड़ने लगा, महादेवी वर्मा जो इनकी लेखिका है उनकी अंगुलियों को पकड़ने लगा, और उसके नीले जो कांच जैसे मोती जैसी आंखें थी उससे इधर उधर वो दिखने लगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। अब 3-4 महीनों के बाद उसके जो रोए थे, झब्बेदार पूंछे थी और चंचल चमकीली आंखें थी,
सबको विस्मित करने लगी, मतलब आश्चर्यचकित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़कियों पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा और स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकू सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या दिखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप का पर सबको आश्चर्य होता था। अब जो है हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक का रूप देकर उसका नाम गिल्लू रख दिया और हम लोग उसे गिल्लू करके पुकारने लगे। और मैंने फूल रखने वाली हल्की डलिया में रुई बिछा दिया और बिछाने के बाद उसको खिड़की पे तारों के माध्यम से लटका दिया डलिया को। और वही जो था 2 वर्ष के लिए घर बन गया गिल्लू का। वह खुद से ही हिलाकर घर में झूलता था और अपने कांच जैसी मनकों से कांच जैसी मनकों से आंखों से कमरे में के भीतर और कभी खिड़की के बाहर पता नहीं क्या दिखता और समझता रहता था, परंतु उसकी सुंदरी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। तब मैं लिखने बैठी, तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। जब भी वो लिखने बैठती थी लेखिका, तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उस गिलहरी को इतनी तेज इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा सा उपाय खोज निकाला। अब वो उपाय क्या है, आगे बढ़ते हैं। वो मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ना का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। अब उपाय ये की है, वो तेजी से वो आती गिलहरी और लेखिका के पैरों पे आकर एकदम सर से पर्दे पर चढ़ जाती और उसके बाद फिर तेजी से उतरती। और वो ऐसा तब तक करती रहती जब तक वो उसे पकड़ने के लिए नहीं उठ के जाती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। कभी कभी गिल्लू को पकड़कर एक लंबे से लिफाफा में रख देती थी और उसमें ऐसा रखती थी कि जिसका 2 पंजा और सिर के अलावा सारा जो भाग था वो लिफाफा के अंदर ही रहता था। और इस अद्भुत स्थिति में वो कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर अपनी चमकीली आंखों से वो गिल्लू जो अपनी चमकीली आंखों से लेखिका के सारे काम को देखता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वो मुझे सूचना देता हो और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे के बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। अब जब भूख लगता उसको तो चिक चिक करके आवाज करता और बताता कि मुझे भूख लगी हुई है। काजू या बिस्कुट मिल जाता था तो वो उसी स्थिति में जैसे लिफाफा में था उसी स्थिति में वो पकड़ के उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या करने लगी। अब जो है गिल्लू की जीवन का पहला बसंत आया। नीम चमेली की गंध जो था लेखिका के कमरे में धीरे धीरे आने लगा और जो बाहर की गिलहरियां थी वो खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके पता नहीं क्या कहती थी। बिल्ली को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतनी छोटी जीव के घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही था। अब जो गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर लेखिका को लगा कि इसे मुक्त करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए वो कील निकाल दी जाली से और एक कोना खोल दी और इस मार्ग से गिल्लू को बाहर आने का सचमुच एक मुक्ति के सांस ली। मतलब वो आने जाने के लिए एक रास्ता खोल दी। अब इतनी छोटी जीव को घर में
पहले कुत्ते बिल्ली से बचाना एक समस्या था, मतलब उनके घर में सिर्फ गिल्लू ही नहीं, कुत्ते बिल्लियां भी थी। तो वही बोल रही कि छोटे से जीव को कुत्ते बिल्ली से बचाना भी एक समस्या ही था। अब ऐसे कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैरों से सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से यह नित्य का कर्म हो गया। अब जो है वो बोल रही है कि जो आवश्यक कागज पत्रों के कारण जो मेरा कमरा था वो बंद रहता था जब वो बाहर जाती थी। अब जो बोल रही है जैसे ही मैं कॉलेज से आई तो कमरा खोला है तो देखा कि जो भीतर जैसे ही वो पैर रखती है तो देखती है कि गिल्लू जो है जाली के द्वार से अंदर आ गया और उनके पैर से लेकर सिर तक दौड़ने लगा। और तब से ये हमेशा का हर दिन का काम हो गया। किसका? गिल्लू का। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चले जाता और दिन भर गिलहरियों की झुंड का नेता बन हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वो खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। अब वो बोली जब हम कमरे से बाहर जाते थे तो वो भी खिड़की से बाहर चली जाती थी और दिन भर गिलहरियों के झुंड था उसका नेता बनकर हर डाल पर उछल कूद कूदती रहती थी। और 4 बजे, ठीक 4 बजे वो खिड़की से अंदर आती और झूले में झूलने लगती। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी संजोही की पत्तियों में। अब उसमें चौंकाने की इच्छा जो है गिल्लू में पता नहीं कैसे उत्पन्न हो गया। तो कभी वो फूलदान के फूल में छुप जाती, तो कभी पर्दे की चुन्नट में, तो कभी संजोही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत जो हुई है ऐसा मुझे समझ नहीं आता। वो बोल रही कि मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है और उनका लगाव भी मुझसे कम नहीं है, परंतु किसी को इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि वो मेरी थाली में आकर खाना खाए। और वो बोली ऐसा मुझे याद भी नहीं है। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती वो खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। अब जो गिल्लू है अब जो गिल्लू है इन सब में से वो अलग था, मतलब नियम से भिन्न था। मतलब जैसे लोग खाते थे और जहाँ लोग नहीं खाते थे तो वो वैसा नहीं करता, मतलब ये भी खाने के लिए पहुंच जाता। जैसे बताया जा रहा है आगे में कि वो खाने कमरे पहुंचने के लिए वो खिड़की से निकल जाता और आंगन की दीवार से होते हुए बरामदे पार करके मेज पे पहुंच जाता और उनकी थाली में खाना के लिए बैठा जाता था। कौन? गिल्लू। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसको प्रिय खाद था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। अब जो है बोल रही है कि बहुत ही कठिनाई से उसे थाली के पास बैठना सिखाया और वो जहाँ बैठकर वो मेरी थाली में एक एक करके चावल उठाकर बड़ी सफाई से खा लेता था। और काजू जो था उसका प्रिय खाद्य था, किसका? गिल्लू का। अगर काजू नहीं दिया जाता तो वो या तो कई दिन तक खाना नहीं खाता था या फिर खा जो खाना था वो झूले से नीचे फेंक देता था। आगे पढ़ते हैं। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्ली अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौट कर जब मैंने उसका झूले की सफाई की तो उसमें काजू से भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। अब जो है उसी समय जो है मोटर दुर्घटना में लेखिका को अस्पताल में रहना पड़ गया। अब जो है जब उनके कमरे जो था जब भी खोला जाता था तो उसमें गिल्लू को जो था अपने झूले पर, जब उनका कमरा खोला जाता वो हॉस्पिटल में थी तो उनका कमरा खोला जाता तो गिल्लू जो था झूले से उतरता और दूसरे को देखने के बाद अपने घोंसले में फिर से तेजी से जा बैठता। अब उसे काजू जब दिया जाता तो काजू जो लोग आते थे उसे काजू दे जाते थे,
परंतु वो जब अस्पताल से वो लौट के आई, अझूला सफाई की, तो उसने देखी कि काजू जो है अभी भी पड़े हैं, मतलब भरा हुआ अभी भी, जिससे उन्हें पता चलता है कि उस समय जब वो हॉस्पिटल में थी तो वो कितना कम खाना खाया, जो कि उसका प्रिय खाना होने के बावजूद भी वो कितना कम खाया। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता है कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। अब जो है कह रही हैं कि वो बोल रही है कि मैं जब मैं बीमार थी तो वो तकिया के पास ऐसा बैठता था और अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके बालों को सहलाता था। ऐसे लगता था जब वो हट जाता था तो लगता था कि कोई सेवा करने वाला जो है वहां से हट गया हो। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो बिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता, उसे मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था और मेरे पास सूखी सुराही पर ले जाता और इस प्रकार समय भी रहता और ठंडक में भी रहता। अब जो गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती थी तो गिल्लू ना तो बाहर जाता था और न ही अपने झूले में बैठता था। वो उनके निकट बैठने के लिए और गर्मी से बचने के लिए एक अच्छा सा उपाय निकाला था। वो क्या करता था कि सुराही पे लेटा रहता था और वो इस प्रकार उनके नजदीक भी रहता था और ठंडक में भी रहता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया और न बाहर गया। रात में अंत की यात्रा में भी वह मेरी वही अंगुली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरण सन स्थिति में पकड़ा था। अब जो है बोल रही है कि गिलहरियों की जो जीवन अवधि होती है वो 2 वर्ष की होती है। तो अब जीव गिल्लू का भी जीवन यात्रा जो है अब समाप्त होने वाला था। अब जिस दिन वो मरने वाला था ना तो उस दिन वो कुछ खाया और ना ही बाहर गया। और रात में वो वो महादेवी वर्मा की उंगली को उसी उंगली को पकड़ पकड़ रहा जो बचपन में जब वो मरण स्थिति में था, जब मरने वाला था ना, उस टाइम जो उंगली पकड़ा था वही उंगली को फिर से वो पकड़े हुआ था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। अब उसके पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया ताकि उससे गर्मी इसको मिले, परंतु प्रभात यानी कि सुबह की रोशनी का पहला किरण पड़ते ही वो किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया था, यानी कि वो मर चुका था। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पेटी जाली के उस पर टिक टिक करती ही रहती है और सुनजोही पर बसंत आता ही रहता है। और वो झूला जो है उतार कर रख दिया गया कहीं साइड में और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरी की जो नई पेटी है जाली के उस पर चिक चिक करती ही रहती है और सुनजोही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजोही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उसे लघु लघु गात का किसी बसंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। अब जो है संजोही की लता के नीचे ही गिल्लू की समाधि बना दी गई। अब इसलिए कि वो लता जो था वो सबसे प्रिय था। किसका? किसको प्रिय था? गिल्लू को। अब इसलिए भी क्योंकि वो लघु घात जो था वो किसी बसंती दिन जूही के वो पीले वाले भाग में खिल जाए, ये उस उन्हें विश्वास था और उससे वो संतोष थी। किसे विश्वास था? लेखिका को। लेखिका का नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन इनकी लेखिका का नाम महादेवी वर्मा है। बोल प्रश्न बनाने का कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे भी अगर मेरे समझाए हुए पे आपको समझ नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे भी ये समझाया है। देखिए क्या क्या है, अंश एक में क्या बताया गया है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग।
ये रहा पाठगत प्रश्न 3.1। ये रहा पाठगत प्रश्न 3.2। ये रहा पाठगत प्रश्न 3.3। ये रहा पठान प्रश्न। सारे प्रश्नों का उत्तर पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर उत्तर मानस से मिलाएं। और इस तरह ये अध्याय समाप्त हुआ। आप सभी को मेरा धन्यवाद।